हमारे देश में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग एपिलेप्सी यानी मिर्गी के शिकार हैं। उन्हें कभी भी दौरा पड़ने का डर रहता है। इसी डर की वजह से उनकी मानसिक और शारीरिक हालत दिन पर दिन बिगड़ती रहती है। एपिलेप्सी डे पर आज हम हमारे इस खास शो में इसी विषय पर बात करेंगे। हम जानेंगे मिर्गी क्यों होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इसका इलाज कैसे संभव है, ताकि किसी को भी इसके डर में ना जीना पड़े। मिर्गी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सीज द एपिलेप्सी ड्रैगन आंदोलन में शामिल हों, ताकि दौरे की चिंताओं को पहले से बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिल सके। तो आज हमारे साथ इस टॉक शो में जुड़े हैं कंकरबाग पटना से डॉक्टर शेखर कुमार, कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन, एम्स न्यू दिल्ली। मैं डॉक्टर शेखर कुमार, मैं कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन हूँ फ्रॉम एम्स दिल्ली। मैं फिलहाल कंकरबाग पटना में पटना न्यूरो केयर सेंटर में कार्यरत हूँ। डॉक्टर नसीब इकबाल कमाली, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, ब्रेन एंड स्पाइन केयर सेंटर बिहाइंड लोहिया पार्क, कंकरबाग, पटना। नमस्कार, मैं डॉक्टर नासिब इकबाल कमाली, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और मेरी पर्सनल हॉस्पिटल कंकरबाग लोहिया पार्क के पीछे स्थित है। डॉक्टर स्नेह कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड न्यूरोलॉजिस्ट, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा। मेरा नाम डॉक्टर स्नेह कुमार झा है। मैं डीएम न्यूरोलॉजी किया हुआ हूँ। मैं डीएमसीएच में असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा क्लिनिक दरभंगा में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर शेखर कुमार आपसे है, एपिलेप्सी के क्या कॉमन कॉजेज होते हैं? बहुत सारे कॉजेज हैं एपिलेप्सी के, जो प्रमुख हम लोगों को जानना चाहिए। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय अगर उसके दिमाग में खून की ऑक्सीजन की कमी हो गई, या माँ के पेट में था तो ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया, या दिमाग के बनावटी खराबी हो गई जब वो पेट में था, तो ऐसे बच्चे जब पैदा लेते हैं तो कई दफा हम लोग देखते हैं कि ब्रेन में कोई ना कोई खराबी रहती है, तो बाद में उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ता है। बच्चों में आमतौर पर हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि बुखार वाली मिर्गी भी आती है, जो अमूमन 97-98% बच्चों में 6 साल के उम्र तक स्वतः समाप्त हो जाती है और फिर वो बिल्कुल चंगा हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो यंग एज में अब आप देखेंगे आजकल ड्रग्स का सेवन, अल्कोहल का सेवन और ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं, तो इन सब का भी अगर दिमाग पे बुरा प्रभाव पड़े या चोट आ जाए दिमाग में जिसकी दाग हो जाए, तो उससे भी बाद में मिर्गी आने की संभावना रहती है। और आगे के एज में अगर दिमाग में, जैसे आजकल अगर आप स्वच्छता मेंटेन न करें, हाथ की सफाई, सर सफाई प्रॉपर न रखें, फूड हाइजीन न रखें, तो कई दफा एक न्यूरोसिस्टिस सर्कई कीड़ा होता है जिसका सिस्ट अगर दिमाग में चला जाए तो वहां पे एक जगह बना लेता है, वहां से मिर्गी का दौरा छोड़ता है। ये काफी कॉमन है हमारे देश में। दिमाग में कोई इन्फेक्शन पनप जाए, जैसे एंसिफलाइटिस हो, मेनिंजाइटिस हो, दिमाग का टीबी हो, या बढ़ते उम्र में अगर लकवा हो, या कोई दिमाग में काफी सिकुड़न आ जाए, तो इन सारी चीजों से मिर्गी आने की संभावना रहती है। तो ये सब प्रमुख कारण है मिर्गी आने के। डॉक्टर नसीब इकबाल, क्या एपिलेप्सी बिल्कुल ठीक हो सकती है? Definitely, there are certain forms of epilepsy that can be cured for lifetime. Especially वो epilepsies जिनके पीछे कोई लीजन होता है, ब्रेन लीजन होता है। जैसे देखिए, एपिलेप्सी बहुत सारी वजह से हो सकता है। जैसे कि कई बार कुछ ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, या ब्रेन में कई बार कीड़ों की गांठ पड़ जाती है जिसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं, या फिर ट्यूबरक्लोमा यानी टीबी होती है ब्रेन में। ऐसी अगर कोई बीमारी है जिसकी वजह से मरीज को दौरे पड़ रहे हैं, तो उस बीमारी का इलाज कर देने के पश्चात कुछ टाइम तक दवा चलती है और मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है। डॉक्टर स्नेह कुमार झा, एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट क्या होता है? एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट का जहाँ तक बात है, एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट को हम लोग नॉर्मली 3-4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो पहला हो गया एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हो गए, जो कि एपिलेप्सी में हम लोग यूज करते हैं।
सेकेंड हो गया एपिलेप्सी सर्जरी। बहुत सारे पेशेंट जिसमें कि एपिलेप्सी का सर्जरी के लिए कैंडिडेट अगर फिट है तो उसमें सर्जरी भी किया जाता है एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए। तीसरा हो गया कि ब्रेन स्टिमुलेशन, बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस जैसे कि वेगल नर्व स्टिमुलेशन हो गया, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हो गया, ये भी कुछ कुछ पेशेंट्स में काम करता है एज ए एपिलेप्सी ट्रीटमेंट। और जो चौथा हम लोग यूज करते हैं वो कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट भी एक टाइप का डाइट है जिसमें कि हाई फैट, लो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाइट होता है। ये वो बहुत सारे एपिलेप्सी के पेशेंट्स में एपिलेप्सी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। डॉक्टर शेखर कुमार, एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट कितना लंबा चल सकता है? आमतौर पे मिर्गी का इलाज 3 से 5 साल चलता है, लेकिन हाँ, कई प्रकार की मिर्गियां हैं जिसमें लंबे इलाज की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे बच्चों में अगर बुखार वाली मिर्गी हो रही हो, एक आधा 2 बार हो रही हो, ज्यादा ना हो रही हो, लंबे लंबे देर तक ना हो रही हो, तो उसमें कई दफा हम लोग दवा नहीं देते हैं और बोलते हैं वेट एंड वॉच की स्थिति रखते हैं। बहुत ज्यादा आ रही हो तो फिर फिलहाल 5-6 साल के लिए एक आधा दवा पे डाल देते हैं, जो काफी हद तक बच्चों का मिर्गी कंट्रोल होता है और 6 साल के बाद पुनः ठीक हो जाता है। ज्यादातर मिर्गियों में हम लोग ऑलमोस्ट 70% मिर्गी में लगभग 3 से 5 साल दवा खिलाने के बाद 70% लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन हाँ, 30% मिर्गियां ऐसी भी होती हैं जो फ्यूचर में लंबे टाइम तक उन्हें दवा खाने की जरूरत पड़ सकती है। कभी अगर दिमाग में कोई परमानेंट दाग हो, परमानेंट खराबी हो किसी कारणवश, तो ऐसे लोगों में लंबी अवधि तक भी दवा चलती है। कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जैसे यंग एज से शुरू होती है, मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, ऐसे केसेस में भी कई वर्षों तक दवा खानी पड़ती है और अमूमन 40-45 की उम्र तक कम से कम खानी पड़ती है। तो अलग अलग प्रकार के मिर्गी में अलग अलग अवधि तक इलाज करना पड़ता है। ज्यादातर मरीजों में 3 से 5 साल की दवा खिलानी पड़ती है। मैं आम लोगों को यही कहना चाहूंगा कि मिर्गी के प्रति काफी भ्रांतियां फैली हुई हैं जो वर्षों से, पुराने जमाने से चली आ रही हैं। लोगों को ये जानना चाहिए कि मिर्गी कोई वैश्विक बीमारी या कोई ऊपर से भूत प्रेत आत्मा की बीमारी नहीं है, और लोग इसे समझें। आजकल मिर्गी का इलाज बहुत हद तक संभव हो चुका है। सही समय पे डॉक्टर से परामर्श लें और डॉक्टर इलाज करेंगे और वो अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे फ्यूचर में। तो हम चाहते हैं कि लोग मिर्गी के बारे में समझें, ज्यादा से ज्यादा लोग समझें और सही समय पे डॉक्टरी परामर्श लें। डॉक्टर स्नेह कुमार, एपिलेप्सी को डायग्नोस करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? एपिलेप्सी के डायग्नोसिस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पेशेंट का क्लिनिकल हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है एपिलेप्सी के डायग्नोसिस में। पेशेंट या पेशेंट का अटेंडेंट जो हिस्ट्री देगा वो सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन होता है किसी एपिलेप्सी पेशेंट के डायग्नोसिस के लिए। इसके अलावा हम लोग इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं एपिलेप्सी में, जैसे कि इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम जिसको कि ईईजी बोलते हैं शॉर्ट में। ईईजी से भी बहुत सारे पेशेंट्स एपिलेप्सी के डायग्नोज होते हैं, खास करके कि किस टाइप का एपिलेप्सी है, कौन सी मेडिसिन उसमें चलेगी, कितनी ड्यूरेशन तक चलेगी, ये चीज़ हम लोग ईईजी से पता कर सकते हैं। सेकेंड जो टेस्ट होगा एपिलेप्सी में वो इमेजिंग होता है। इमेजिंग में जैसे कि सीटी स्कैन या एमआरआई हो गया। सीटी स्कैन या एमआरआई में हम लोगों को पता चलता है कहीं कोई ब्रेन के अंदर में कोई फोकल लीजन है कि नहीं है। उससे भी ट्रीटमेंट में जो है बहुत सारी मदद मिलती है कि किस टाइप का मेडिसिन इसमें देने से पेशेंट को फायदा पहुंच सकता है। इसके अलावा ज़रूरत के हिसाब से हम लोग और भी टेस्ट करवाते हैं। कोई पेशेंट मेनिंजाइटिस का या इनकेफ्लाइटिस का आ गया है, उसको भी एपिलेप्सी सीजर्स आ रहे हैं कंटिन्यूअस, तो उस केस में हम लोगों को जरूरत पड़ता है तो अगर सीएसएफ का टेस्ट हुआ रीढ़ के पानी का तो वो भी करवाते हैं। और भी बहुत सारे मेडिकल टेस्ट हैं ब्लड्स के जो कि हम लोगों को जरूरत पड़ते हैं, जैसे कि शुगर किसी का देखना है
बहुत कम शुगर हो जाता है या बहुत ज़्यादा शुगर हो जाता है, तो उस केस में भी सीजर्स आ सकते हैं। तो उस केस में शुगर देखते हैं। किसी को सोडियम कम हो गया या कैल्शियम कम या ज़्यादा हो गया, उस केस में भी सीजर आते हैं, तो ब्लड का टेस्ट भी इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल केस होते हैं जिसमें कि जेनेटिक टेस्टिंग का भी जरूरत पड़ता है। डॉक्टर नसीब इकबाल, क्या मिर्गी के दौरे से ब्रेन डैमेज भी हो सकता है? बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है कि एक एपिसोड ऑफ सीज़र ब्रेन डैमेज कर सकता है। इवन सिंगल एपिसोड ऑफ सीज़र कैन कॉज़ ब्रेन डैमेज। क्योंकि ब्रेन जब भी ये सीज़र होता है तो मरीज़ मूर्छा की स्थिति में चला जा सकता है, आँखें बंद हो जाती है, हाथ-पाँव तन जाते हैं, साँस रुकने जैसी स्थिति आती है और कई बार ये अगर बार-बार हो, तो उस कंडीशन को जैसे स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, उस कंडीशन में ब्रेन की ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और उसकी वजह से ब्रेन को डैमेज पहुंच सकता है। एक और जो सेकेंडरी कॉज है ब्रेन डैमेज का वो ये होता है कि जब कभी भी दौरे पड़ते हैं तो जो आपस में जो अटेंडेंट्स होते हैं, बाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, दांती छुड़ाने के लिए अक्सर नाक बंद कर देते हैं या मुंह से पानी देने की कोशिश करते हैं, कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से भी चोकिंग होती है। तो उस वजह से भी ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है और ब्रेन डैमेज हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का। आपने एपिलेप्सी से जुड़ी बहुत सी ज़रूरी जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए दी। एपिलेप्सी यानी मिर्गी के बारे में जागरूकता बेहद ज़रूरी है ताकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके और इससे पीड़ित मरीज को सही समय पर सही इलाज मिल पाए।